तो अध्याय 14 तरंगे, इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सही विकल्प का चयन करिए। ध्वनि तीव्रतम चलती है, मतलब सबसे ज़्यादा वेग किसमें होता है? तो ये जो भी ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा वेग कहाँ रहेगा? स्टील में। फिर है ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो ये आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी पर। फिर देखिए, एक तनी हुई डोरी का तनाव बढ़ा करके 4 गुना कर देने पर उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या हो जाएगी? तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र ये होता है v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो ये चाल थी ध्वनि की v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अब यहाँ क्या बोलता है कि तनाव को बढ़ाकर कितना गुना कर दिया गया है? 4 गुना। तो यदि मैं टी की जगह पर 4 रख दूँ तो 4 रूट के अंदर होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुनी बढ़ जाएगी। अब देखो, कुछ प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल। तो यदि सभी प्रश्नों को देखना है तो एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें सब आपको देखने को मिल जाएगा, नोट्स भी और क्वेश्चन बैंक भी, टॉपिक वाइज वीडियो भी। अब देखो, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है। इनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो जो आयाम होता है वो तीव्रता के वर्गमूल के बराबर होता है ना? तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो इस तरह से 3/5 हो जाता है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि यदि आयाम 3/5 है तो तीव्रता क्या होगी? तब हम इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों चीज समझ में आ रहा है? अभी तीव्रता दिया है तो क्या पूछ रहा है? आयाम। आयाम दे करके क्या पूछ देता है? तीव्रता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है, तो ये कितनी होती है? λ/2, तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। फिर वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं, तो जो ध्वनि तरंगें हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति को अब हम देख लेते हैं। बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियों की तरंगें एक साथ संसूचित की जाती हैं तो खाली स्थान उत्पन्न होता है, तो ये क्या है? विस्पंद। विस्पंद की परिभाषा पढ़े थे कि यदि दो तरंगें हों, समान दिशा में जाती हों, आयाम समान हो, है ना, लेकिन उनकी आवृत्ति में कैसा हो? थोड़ा अंतर हो, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विस्पंद। तो इसमें लिखा है ना, दो आवृत्तियों में कैसा अंतर है? कम अंतर, माने वो क्या कहलाया? विस्पंद कहला गया। ठीक। फिर व्यतिकरण की घटना में खाली स्थान का संरक्षण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा का संरक्षण। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में गमन नहीं कर सकती, तो कहाँ नहीं गमन कर सकती हैं? निर्वात में। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा सामान्य दाब पर वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। फिर है आवर्त काल का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी। तो ध्वनि तरंग की चाल जो होती है उसका सूत्र ये होता है, देख लो, अंडर रूट गामा पी अपॉन डी। यहाँ डी की जगह रो भी लिख सकता है, डी का मतलब घनत्व है, डेंसिटी है। विस्पंद की आवृत्ति तो ये होती है n1 माइनस क्या है? n2, यह लगभग दोनों बराबर है। ठीक है, थोड़ा अंतर रहना चाहिए। अब तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, ये अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तनी डोरी में प्रथम अधिस्वरक, तो ये होता है वेग और उसकी क्या होती है? लंबाई, नली की लंबाई, v अपॉन एल। और तरंग की चाल का जो सूत्र होता है ये होता है न्यू लेमडा। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब चलिए यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का संचरण होता है? तो किसका होता है? ऊर्जा का। फिर है बंद आर्गन पाइप में
किस प्रकार के सन्नादी या स्वर उत्पन्न होते हैं? तो कैसे स्वर उत्पन्न होते हैं? विषम स्वर। फिर ये क्या है? समसन्नादी क्या होते हैं? वे स्वर जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के कैसी होती है? समगुणक होती है। जैसे उसकी मूल आवृत्ति मान लो 50 हर्ट्ज है, तो उसमें सम का गुणा करो, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, है ना? तो जब मूल आवृत्ति समगुणक हो तो समसन्नादी होता है, और जब विषम गुणक हो तो क्या होता है? विषम सन्नादी। जैसे 1, 3, 5, 7 इनका गुणा होता जाए तो विषम सन्नादी उत्पन्न होंगे, ठीक है? और सम का गुणा होता जाए तो क्या हो जाएगा? सम सन्नादी। अब देखिए 5वां प्रश्न, नियत ताप पर वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। फिर है ये प्रगामी तरंग क्या है? तो इसका नाम ही है कि जो तरंग सीधे क्या बढ़े? आगे बढ़ती हो निश्चित वेग से, उसे हम क्या कहेंगे? प्रगामी तरंग। तो ऐसा लिख सकते हैं, जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ बिना द्रव्य प्रवाह के निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, इसे प्रगामी तरंग कहते हैं। तो एक तरह का विक्षोभ माने डिस्टरबेंस जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो कि वे तरंगें जो निश्चित चाल से कहाँ बढ़ती हैं? आगे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग। अब अप्रगामी तरंग की शर्तें लिखिए। तो शर्त के लिए है कि जो माध्यम है कैसा होना चाहिए? बद्ध होना चाहिए। जैसे मान लो एक रस्सी में आप तरंग उत्पन्न करना चाहते हो तो रस्सी के दोनों सिरे बंधे हुए होने चाहिए, है ना? दूसरा, दोनों तरंगों की चाल कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के चलने की दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तो ये अपगामी तरंग की शर्तें हैं। कौन कौन सा? माध्यम कैसा हो? बद्ध। दोनों तरंगों की चाल कैसी हो? समान। और उनके चलने की दिशा कैसी हो? विपरीत होना चाहिए। अब है, ध्वनि के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? तो जब समान आवृत्ति की, समान आयाम की दो तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम भिन्न भिन्न हो जाता है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर निस्पंद और प्रस्पंद से क्या तात्पर्य है? अप्रगामी तरंगें में वे बिंदु जहाँ पर माध्यम के कणों का विस्थापन शून्य होता है वो निस्पंद कहलाते हैं, और जहाँ पर माध्यम के कणों का विस्थापन अन्य कणों की अपेक्षा अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रस्पंद। यहाँ पर हम एक इस तरह से बनाए थे कि मान के चलते हैं कि ये एक तरंग है, इस तरह से गई और इधर से लौट करके ऐसे ऐसे करके आ गई, तो यहाँ पर जो बनता है इसका विस्थापन शून्य होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइस्पंद। और ये जो उठा उठा है इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है? नहीं सॉरी, ये जो अब परिणामी विस्थापन है यहाँ पर निस्पंद, और ये वाला क्या कहलाएगा? प्राइस्पंद। ठीक है, तो सीधा सीधा पहले ये जानो कि तरंग कौन सी होगी? अप्रगामी। अप्रगामी तरंग में जहाँ विस्थापन शून्य होगा वो क्या कहलाएगा? निस्पंद। और जहाँ विस्थापन अधिकतम होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइस्पंद। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 8वां प्रश्न। देखो, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हुए माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनका कुल विस्थापन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। ये सूत्र होता है, या मान लो ये कुल विस्थापन हो गया, ये अलग अलग विस्थापन हो गया, तो इनके अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि ये अध्यारोपण हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे देखना, ये कितनी तरंगें हैं? दो या दो से अधिक हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ मिलती हैं, ठीक है, तो फिर इसको बोलना है, इसको क्या है? ये इसका नाम परिणामी विस्थापन। फिर इनको बोलना है अलग अलग विस्थापन के, फिर इसको बोलना है सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से इससे भाषा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो विस्पंदों के उपयोग लिखिए। तो विस्पंदों का उपयोग क्या है? किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने में, है ना? कोई भी जब हम इंस्ट्रूमेंट बाजा बजाते हैं, जैसे मान लो झांझ बजाए, हारमोनियम बजाए, कुछ भी बजाए, या कि एक चिमटा बजाते हैं ना, चिमटा समझते हो? तो उसकी जो अ, आवृत्ति है कितनी होगी, हम इसको विस्पंद से ज्ञात कर सकते हैं। वाद्य यंत्रों का स्वर का मिलान करने में हम इसका उपयोग करते हैं।
खानों या इसको हम खदानों बोल सकते हैं। खदानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? विस्पंदों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल किन-किन कारकों पर निर्भर करती है? तो सूत्र यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तनी हुई डोरी के चाल का सूत्र होता है V बराबर T अपॉन म्यू। तो T का मतलब है तनाव, तो ये किस पर निर्भर करेगी? तनाव पर। और दूसरा किस पर निर्भर करेगी? एकांक द्रव्यमान पर, है ना? डोरी में जो तार लगाओगे उसका द्रव्यमान एकांक लंबाई में कितना है और डोरी कितनी तनी हुई है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये सब शब्द याद करना करके सूत्र याद करो, उसका मतलब समझो। ये किन किन पर निर्भर करेगा? तनाव पर निर्भर करेगा और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 14वां प्रश्न है, बांसुरी एवं वायलिन में मुख्य अंतर क्या है? बांसुरी जानते हैं कि इस तरह से या वाद्य यंत्र होता है जिसमें छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? से छेद होते हैं, ठीक है। और वायलिन जो होती है उसमें क्या लगे होते हैं? इस तरह के तार लगे होते हैं। तो ये तार वाला यंत्र है और ये हवा वाला यंत्र है, ठीक है। मतलब बांसुरी आर्गन पाइप, आर्गन पाइप का मतलब होता है जिसको मुंह से बजाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गन पाइप, ठीक। अब मुंह से बजाने वाले में शहनाई हो जाती है, बांसुरी हो जाती है, और वो जो ढोल वाले बजाते हैं ना इतना सारा, है ना, पंप टाइप का रहता है वो। तो आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्र है, और जबकि वायलिन तनी हुई डोरियों के कंपनों पर आधारित, जिसमें हम वायलिन में क्या लगा रहे हैं? तार लगाते हैं, इसमें तनी हुई डोरी होती हैं, इसके कारण आवाज़ निकलती है, और इसके अंदर क्या होती है? हवा होती है, इसके कारण आवाज़ निकलती है, ठीक, हवा की फूंक से निकलती है। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? तरंग का वेग क्या होता है? इनकी परिभाषा लिखना है। तो यहाँ से देखो, किसी तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वैसे तरंग दैर्ध्य की कई परिभाषाएं हैं, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि गर्त से गर्त के बीच की दूरी, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। या एक तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग, वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जो भी परिभाषा आपको याद हो जाए वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेग समझते हैं। तो तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर ये छोड़ दो, सीधे इतना लिखना है, तरंग के किसी बिंदु पर एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग का वेग। फिर ये है, आवृत्ति भी पूछा था, तो एक सेकंड में तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। तरंगों की संख्या, दोलनों की संख्या, चक्रों की संख्या, ये क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से तीनों चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो, क्या कारण है कि खुले पाइप का स्वर बंद पाइप के स्वर की अपेक्षा अधिक मधुर होता है? मान लो एक ऐसी बांसुरी लेते हैं जो ये इस तरह से बनी है और इसमें छेद हैं, लेकिन इस साइड से खुली नहीं है, बंद है, ठीक है। और दूसरी बांसुरी ऐसे लेते हैं जो इसी तरह से बनी है, यहाँ यहाँ छेद भी हैं और यहाँ भी खुली है, सामने भी खुली है। कौन अच्छा सुनाई देगी, किसका स्वर मधुर होगा? तो किस वाले का होगा? खुली वाले का। तो खुली वाले का क्यों होगा, ये प्रश्न है। तो इसमें क्या है, इसमें जो खुले आर्गन पाइप होते हैं उसमें सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं, जिससे इसमें अधिस्वरकों की संख्या अधिक हो जाती है, इसमें अधिक स्वर बनते हैं, अधिक साउंड निकलता है, अधिक आवृत्तियां निकलती हैं, इसलिए इसकी गुणता क्या होती है? बेहतर होती है और अच्छे से सुनाई देता है ना। तो ऐसे जो होते हैं जिनका खुला पाइप होगा, है ना, और ऐसे वाद्य यंत्र जो हैं हमको अच्छे से अच्छे स्वर में सुनाई देंगे। तो क्या कारण है? इसमें सम और विषम सन्नादि दोनों उत्पन्न होते हैं, जिससे स्वरों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न है, कोई चमगादड़
वायु में 1000 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करता है। यदि ध्वनि जल के पृष्ठ से टकराती हो तो परावर्तित ध्वनि, पारगमित ध्वनि की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड और ये जल में 1486 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह से ये एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ देखो, जो हमको आवृत्ति दी है ना, चमगादड़ की जो आवृत्ति है, कितना दिया है? 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 1000 को यदि घात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 10 की घात 3। और किलो का मतलब भी होता है 10 की घात 3। तो ये मिला के 10 की घात क्या हो गया? 6 हर्ट्ज। समझ में आ गया? इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 3, नहीं 10 की घात 3, फिर किलो को भी क्या लिखेंगे? 10 की घात 3, तब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? 10 की घात 6। ठीक है, 1000 किलो हर्ज लिखा है। और इसमें जो वेग है 340 दिया है, दूसरा वेग कितना दिया है? 1486। तो परावर्तित ध्वनि के लिए देखो, हमको तरंग दैर्ध्य निकालना। तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्ब्डा बराबर वेग बटे आवृत्ति। क्या सूत्र होता है? वेग बटे आवृत्ति। तो v1 का मान कितना है? 340। और न्यू का मान कितना है? 10 की घात 6। यदि हम इसको भाग करेंगे तो ये 0.34 मिलीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10 की घात -3 होता है। समझ में आया ये? ठीक है। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 340 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? ये -6। और यहाँ पर मीटर लिख देना बस। ये 10 की घात ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब पारगमित ध्वनि में तो दूसरी चाल कितनी है? 1486। तो यहाँ पर केवल V2 की जगह पर लिख देंगे 1486। तो इसको भी लिखना चाहो तो 1486 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -6 मीटर। इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो अगला प्रश्न है, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। है ना? तो ये तो चित्र बना है, लेकिन ओरिजिनल चित्र ऐसा है कि ये समझो एक ये तार है। ये क्या कहला गई? तार। तनी हुई डोरी कहला गई। इसको हम थोड़ा हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह से ऊपर उठ जाएगी हल्का। भाई ये तार है, इसको हम हाथ से पकड़ के कहाँ खींच रहे हैं? ऊपर। तो थोड़ा से टेढ़ी होगी कि ना होगी? हो जाएगी। तो यही चीज़ है, इसी को यहाँ पर बड़ा चित्र बनाया गया है। तो देखो हम कितना उठाए हैं इसको? डेल्टा एल। विस्थापन कितना है इसका? डेल्टा एल। ये जो उठा इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आर। अब इस किनारे पर और इस किनारे पर बल लगेगा, वो बल क्या कहलाएगा? टेंशन, तनाव। इस तनाव के दो टुकड़े होंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। इसी तरह से इधर भी टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। ऐसे समझना। फिर से मैं इसमें बना रहा हूँ। ये डोरी है, तो डोरी यहाँ पर जब हम खींचेंगे तो इस पर क्या लगेगा? तनाव। एक गांठ लगी है ना, इस पर खिंचाव लगेगा कि ना लगेगा? है ना? और यहाँ भी क्या लगेगा? खिंचाव। यहाँ भी क्या हुआ? टी। तो यहाँ और यहाँ हम कर लेते हैं थीटा। यहाँ भी कर लिया मैं क्या? थीटा। इसके घटक यहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। तो ये जो थीटा होता है इधर क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा? टी साइन थीटा। इधर भी जो है ये क्या बनेगा? टी साइन थीटा। और ऊपर क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। और यहाँ पर जो इसका त्रिज्या है वो क्या है? आर। आर आर जो भी लिखना वो लिख सकते हो, त्रिज्या हो गई। इस तरह से चित्र बनाना है। ठीक है। अब चित्र के बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे, माना विक्षोभ के कारण डोरी में उत्पन्न अल्प विस्थापन डेल्टा एल है। विक्षोभ का मतलब खिंचाव के कारण, आप ये भी लिख सकते हो खिंचाव के कारण। है ना? जिसके एक वृत्त का भाग माना जा सकता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इस अल्प भाग का द्रव्यमान कितना है? एम है। और डोरी के तनाव लंबवत घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसमें दो बल हैं, तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा तो इसलिए है कि डोरी टूटे ना, उसको बचाता है। और जो टी साइन थीटा है वो वहाँ पर उसको कौन सा बल देता है? अभिकेंद्र बल। क्योंकि कोई भी चीज़ जब वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उसको किस बल की ज़रूरत होती है? अभिकेंद्र बल। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ देखो टी साइन थीटा कितने हैं? देखो दोनों तरफ,
टी साइन थीटा कितनी बार है? 2, तो इसलिए मैं लिख दिया 2t साइन थीटा। समझ में आ गया? ये इसका लंबवत घटक है। साइन वाला कौन सा घटक कहलाता है? लंबवत घटक। और ये mv² अपॉन ये होता है अभिकेंद्र बल। समझ में आ गया? तो ये मैं लिखा हूँ लंबवत घटक किस में बदल गया है? अभिकेंद्र बल में, mv² अपॉन r में। अगला स्टेप देखो क्या चीज हो गया इसमें। अगले स्टेप में आप देख रहे हो कि ये साइन गायब है। क्यों गायब है? यदि हम इस कोण को क्या मान लें? अल्प, तब हमको साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ थीटा लिख दोगे। तो इस स्टेप में कुछ नहीं बचा, मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख दिए हैं? थीटा। समझ में आया ये? अगले स्टेप में देखो तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं यार, ये जो टू थीटा का मान है ना, चित्र देखो, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो दोनों मिला के इस कोण का मान क्या हो गया? 2 थीटा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान देखो क्या है? डेल्टा एल। और त्रिज्या का मान क्या है? आर। तो अगले स्टेप में ये जो थीटा है और 2 है, 2 थीटा को हटा करके उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? डेल्टा एल अपॉन आर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? ये जो डेल्टा अपॉन आर है इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड। तो यहाँ देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एल कहाँ आ गया? नीचे। और एम अपॉन डेल्टा एल को हमको क्या लिखना है? म्यू। तो इस तरह से टी बराबर जो है ये भी निकालना है, तो भी का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये डोरी में तनाव का माने वेग का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा कि इस डोरी में किस वेग से तरंग चलेगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, किसी अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमरों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। इस ऊतक में ध्वनि में तरंग दैर्ध्य कितनी है, जिसमें ध्वनि की चाल 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। स्कैनर की प्रचालन आवृत्ति 14 मेगा हर्ज है। तो यहाँ पर जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी, उसका जिक्र है ना? तो उसमें जो आवृत्ति दी है कितना दी है? 4.2 मेगा हर्ज। मेगा को यदि हटाओगे तो उसकी जगह क्या लिखोगे? 10⁶। जनरली हम सवाल करते हैं जब, तो सभी मात्रक एसआई में होना चाहिए, इसलिए उसको मेगा को बदल देंगे। फिर 1.7 किलोमीटर है, तो किलो को बदलेंगे तो किलो का मतलब 1000 होता है। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो यहाँ जब हम 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, है ना, तो ये 1700.0 हो जाएगा, तो 1700 बचेगा। ठीक है, 1000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1700। अब हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य का लैम्ब्डा का सूत्र होता है वेग बटे आवृत्ति। तो वेग का मान कितना है? 1700। आवृत्ति का मान कितना है? 4.2 गुणे 10⁶, ये लिख दिए हैं। अब ये देखो, ये 10⁶ का ये 6 ठो शून्य उतार दिए, इसमें से ये शून्य काट दोगे, ये शून्य काट दोगे, अब इसका भाग वाग करोगे तो 0.405 मिलीमीटर इसका मान आ जाएगा। ये भाग करके आपको देखना है, ये मिलीमीटर का मतलब यहाँ 10⁻³ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेप हो गया है, तो इस तरह से आपको करना है। अब चलिए ऐसा प्रश्न देखते हैं जो 4 अंक में आ सकता है। और जो बड़े प्रश्न होते हैं तो आपको ये भी समझना है कि ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो ये है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ पर मैं ये नहीं बताया हूँ पूरे पाठ में कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। मान लो परीक्षा में आ जाए अनुप्रस्थ तरंग, तो इधर का सब लिख दोगे तो अनुप्रस्थ कहलाएगा, इधर का लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इनसे हर तरह के प्रश्नों को समझना है। 1 अंक आए, 2 अंक आए, 3 अंक आए, अंतर आए, हर तरह का प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, और इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश या समांतर लिख सकते हो। समांतर दोलन करते हैं तो कौन सी तरंग हो गई? अनुदैर्ध्य। इसमें क्या बनता है? श्रृंग और गर्त बनता है। इसमें क्या बनता है? संपीड़न और विरलन बनता है। ठीक है,
इनके संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता और प्रत्यास्था का गुणांक होना चाहिए। इनके संचरण के लिए माध्यम में आयतन प्रत्यास्था गुणांक होना चाहिए, तभी अनुदैर्ध्य तरंग संचरित हो सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंग है यह ठोस एवं द्रव की सतह पर संचरित होता है ना। यह सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ध्रुवण का मतलब होता है इसके कंपनों को कंट्रोल करना, है ना। इनके संचरण से माध्यम का दाब एवं घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। इनके संचरण से माध्यम का दाब एवं घनत्व परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ जल की सतह में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इसमें 6-7 अंतर हैं, तो परीक्षा में जैसा आए, 2 नंबर का आए तो 2 अंतर, 3 आए तो 3-4, ऐसे एक आध एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो कि मान लो कोई एक मिस्टेक हो गया तो उसमें भी आपको सहूलियत मिलेगी। जो सही होगा उसी में नंबर देते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, तरंग गति किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो विक्षोभों का प्रतिरूप जो बिना वास्तविक द्रव्य प्रवाह के स्थानांतरित होता है तरंग गति कहलाता है। तो चाहे विक्षोभों का प्रतिरोध कह दो और चाहे ऊर्जा का रूप कह दो, जिसमें ऊर्जा तो स्थानांतरित होती है, द्रव्य का प्रवाह नहीं होता। यहाँ द्रव्य का मतलब पदार्थ समझना है, कोई कण प्रवाहित नहीं होता, सिर्फ क्या प्रवाहित होती है, ऊर्जा। तो उसे हम क्या कहते हैं, तरंग। अब यहाँ पर तरंग गति के गुण हैं, तो पहला तो इसके परिभाषा से बन गया कि यह विक्षोभ का प्रतिरूप है जो एक समान गति से बिना द्रव्य प्रवाह के माध्यम में स्थानांतरित होता है। ठीक है। माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति के परितः बिना आगे बढ़े क्या करते हैं, दोलन करते हैं। ठीक। माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण होना चाहिए। अलग अलग स्थिति पर कणों का वेग कैसा होता है, अलग अलग। माध्यम में वेग क्या होता है, नियत। ये ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करते हैं। यह युग्मित दोलन का समूह होता है। तो इस तरह से ये तरंग गति है और इसके ये क्या है, गुण। इसको देखिए, तो चलिए इसको देखते हैं, व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर। तो देखो इसमें क्या है, प्रत्येक बिंदु पर कलांतर क्या रहता है, नियत। इसमें कलांतर समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसमें दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होंगी, समान। इसमें दोनों तरंगों की आवृत्तियों में क्या होगा, थोड़ा सा अंतर। इसमें आयाम क्या होगा, समान। इसमें आयाम क्या होगा, परिवर्तित। इसमें तीव्रता क्या होगी, समान। और इसमें तीव्रता क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो कुल मिला के आपको 4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार हमको कलांतर की बात करना है, एक बार हमको आवृत्ति की बात करना है, एक बार हमको आयाम की बात करना है, और एक बार हमको तीव्रता की बात करना है। इसमें सारी चीज़ें समान हैं आवृत्ति को छोड़ करके, और उसमें सारी चीज़ें बदल रही हैं आवृत्ति को छोड़ करके। आवृत्ति भी बदल रही है, आयाम भी बदल रहा है, कलांतर भी बदल रहा है, तो वो सारा किस में आएगा, विस्मंद में आ जाएगा। तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अंतर देखते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, है ना। और ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होते हैं। आपको ये समझना है ध्वनि तरंग कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। तो जितना अनुदैर्ध्य वाला भी पढ़े हो ना, वो सब इसमें लिख सकते हो। इसमें कौन वाला लिखना है, अनुप्रस्थ की परिभाषाएं। ठीक है। जैसे देखो, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, इनके संचरण के लिए, प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, ध्वनि तरंग है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनका वेग कैसा होता है, कम होता है। इनका वेग कैसा होता है, अधिक होता है। इसमें माध्यम में जड़त्व और प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए, इसमें आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य। और ये कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक अंतर और देख लेते हैं, इसके बाद ये लास्ट है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर है प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर।
ठीक। तो चलिए इसमें देखो, प्रगामी माने आगे बढ़ना, अप्रगामी का मतलब बंधे रहना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरंगें निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, ये तरंगें निश्चित परिसीमाओं के बीच अपने ही स्थान पर क्या होती हैं, बनी रहती हैं, माने इसमें परिसीमा होती है, बंधी रहती हैं। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। ये तरंगें किसी भी स्थिति में माध्यम के कण के एक साथ माध्य स्थिति में नहीं होती हैं, और ये तरंगें एक आवर्त काल में 2 बार माध्यम के सभी कण एक साथ मध्यमान की स्थिति में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो तरंग यहाँ पर गई, इस तरह से ये इसकी माध्य स्थिति है, और जब लौट के भी आएगी तो यहीं से आएगी, तो माध्य स्थिति से कितनी बार जा रही है, 2 बार, एक जाते समय और एक लौटते समय। इस तरह से ये तरंगें सीधे स्रोत से निकलती हैं, अध्यारोपण से नहीं बनती हैं। और ये तरंगें समान आवृत्ति की हों, समान आयाम की हों, विपरीत दिशा में गति करती हों, अध्यारोपण होती हैं, तब ये तरंगें बनती हैं। इस तरह से ये 4 अंतर हैं। तो यहाँ से पूरा 14 चैप्टर तक सिलेबस पूरा ख़त्म होता है। आप इसको रिवाइज करिए, एक चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक, और साथ में मैं 1 से लेकर 14 तक आंकिक प्रश्न भी बताया हूँ। अभी समय है महीने भर का, रोज़ थोड़ा थोड़ा बैठेंगे तो हर चीज़ इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करेंगे, सारा कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इतने भर नहीं कि ये 11वीं के लिए हमको पढ़ना है, आपको ये समझना है कि आगे हम नर्सिंग करना चाहते हैं, कि नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई अन्य एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जिसमें फिजिक्स पूछता है उसमें सबसे ज़्यादा 11वीं का फिजिक्स पूछता है, 12th का कम पूछता है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो वो सवाल भी आसानी से हमसे बन जाते हैं, इसलिए सारे चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है इन्हें।